होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। मेरो चंपा कली को हार रे, जामे ननद हेराए गई। बटुआ सी राजा ननद हेराए गई। बटुआ सी बर जइयो रे पन्ना तेरो बाजार। बर जइयो रे पन्ना तेरो बाजार, जामे ननद हेराए गई। बटुआ सी राजा ननद हेराए गई। बटुआ सी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिसका पूरा जीवन संगीत में गुजरा। चलिए मिलते हैं ब्रजलता मिश्र जी से। नमस्ते ब्रजलता जी। नमस्कार ब्रजलता जी, जैसा कि हमने अभी दर्शकों को बताया कि आपकी पूरा जीवन आप संगीत में और साहित्य में आपका गुजरा। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? देखिए सर, मेरे पिताश्री कीर्तिशेष वासुदेव गोस्वामी जी बहुत अच्छे साहित्यकार थे, हास्य व्यंग्य के कवि थे। और जो हमारे दादाजी थे श्री मुकुंदलाल गोस्वामी जी, वो भी उस समय मंदिर में समाज गायन प्रथा थी, तो समाज गायन में वो भाग लेते थे। और संगीतमय और साहित्यमय वातावरण हमें बचपन से ही मिला। तो पिताजी हमारे एजी ऑफिस में उस समय रीवा में सुपरिंटेंडेंट अकाउंटेंट के पद पर थे जी। तो रीवा में हम कक्षा 1 में पढ़े। और उस समय घर में जो माँ का और हमारी बुआ थी, माँ थी, नानी थी, इनके जो संस्कार हमें मिले, तो लोकगीत सभी को बहुत अच्छे आते थे और बहुत अच्छी आवाज़ उन लोगों की थी। तो बचपन से हमने लोकगीत भी सुने। और उन दिनों जो फिल्मी गीत चलते थे, पिताजी हमारे फिल्मी गाने पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिनके भाव अच्छे थे तो वो हम लोग थोड़ा सुनते रहते थे और आत्मसात करते थे। तो थोड़ा गाने का भी शौक था। उसके बाद फिर हम लोग दतिया आए और उन दिनों फिर ये विंध्य प्रदेश समाप्त हुआ रीवा का। तो फिर दतिया हम लोग दतिया में रहे और मध्य प्रदेश ग्वालियर के एजी ऑफिस में हमारे पिताजी का स्थानांतरण रीवा से ग्वालियर हो गया। फिर हम लोग ग्वालियर में रहे जी। तो बचपन से ही थोड़ा सा कक्षा 5 से 6वीं क्लास से ये स्कूल की जो मैगजीन निकलती थी उसमें पत्रिका में जब देना पड़ता था कोई आर्टिकल, तो उसमें थोड़ा सा कविता वगैरह लिखने का शौक प्रारंभ हुआ। तो पहली आपकी रचना कहाँ छपी? सबसे पहले तो हमारी शिशिर नाम की पत्रिका निकलती थी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया में। तो हम कक्षा 6 में थे उस समय। तो तोता शीर्षक पर कविता लिखी थी हमने कि लाल चोंच हो पंख है, तोता है यह तोता है, माता जी के आते ही यह बहुत अधिक चिल्लाता है, माता जी ने खूब पढ़ाया राम राम यह कहता है, अब तो सोकर उठते ही राम नाम का जप करता है, खाता है यह दूध रोटी, मुझसे कहता मोटी मोटी। ये और इसके पहले थोड़ा तुकबंदी छोटी मोटी करते रहते थे जी। फिर आपकी अंततः एजुकेशन कहाँ तक हुई? हमने बीए तक तो दतिया में पढ़ी। उसके बाद बीए के बाद शादी के बाद हम झांसी आ गए और उसके बाद काफी दिन बाद फिर हमने यहाँ पे एमए किया। बीए के बाद हमने संस्कृत से एमए करना चाहा था, लेकिन एमए प्रीवियस ही रह पाए थे। फिर हमने यहाँ संगीत गायन से
MA किया। जी। अच्छा अच्छा। और सन 73 में हमारी शादी यहाँ पे हुई। जी। उसके बाद सन 74 से यहाँ आर्य कन्या इंटर कॉलेज झांसी में हमने CT ग्रेड की संगीत शिक्षिका के रूप में कार्य किया। उसके बाद फिर प्रमोशन हुआ तो LD ग्रेड हुआ, अंत में प्रवक्ता भी हुए संगीत के जी। और 2011 में वहाँ से हम सेवानिवृत्त हुए हैं जी। संगीत के प्रवक्ता। अब लता जी, आप हमें ये बताइए कि हमारे मतलब आपकी इतनी लंबी संगीत यात्रा में अब तक आपने कितने छात्रों को शिक्षित किया होगा, कुछ अंदाज? अब छात्राओं का तो इतना अंदाज लगाना मुश्किल है। अब आप ही जोड़ लीजिए 74 से लेके और 2011 तक लगातार संगीत शिक्षा दी है। बस। मुझे पता है कि आप आकाशवाणी से भी जुड़ी रही हैं, तो किन किन केंद्रों से आपकी रचनाएं प्रसारित हुई हैं? जी, आकाशवाणी हम लोग पहले जब दतिया में रहते थे तो आकाशवाणी भोपाल में ऑडिशन दिया था जी। 10 छात्राओं का था, तो ब्रजलता गोस्वामी और सहेलियां नाम से हम लोगों की पार्टी मतलब बनाई गई थी। टीम थी। जी हाँ, ये थी 1969 में। उसके बाद फिर हम लोगों के गीत उस समय तो ग्वालियर, रायपुर, जबलपुर सब जगह से प्रसारित होते थे। जी जी। और उसके बाद एक सन 71 में एक प्रादेशिक लोक संगीत सभा का आयोजन किया गया था लखनऊ के बॉटेनिकल गार्डन में। जी। वहाँ पर राज्यपाल की उपस्थिति में वो कार्यक्रम वेशभूषा सहित देना था। जो बुंदेलखंड में लहंगा लुंगरी पहने जाते हैं, वो सारे बुंदेलखंडी आभूषण और वेशभूषा में हम लोगों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। और उस समय हम लोगों ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व वहाँ पर किया था। इसके अलावा फिर जब झांसी में, इसके बाद छतरपुर से हमने 1979 से अकेला एकल लोकगीत गायन का फॉर्म भरा और उसमें हमारा उत्तीर्ण हो गए। जी, तो तब से फिर छतरपुर से प्रसारित करते हैं गीत वगैरह। और यहाँ आकाशवाणी झांसी से भी कार्यक्रम देते हैं, प्रसारण होता है। और आजकल काफ़ी समय से 1989 से ठीक तरह से हमें ये सन याद नहीं आ रहा, काफ़ी समय से B हाई ग्रेड के बुंदेली लोकगीत के कलाकार। जहाँ बुंदेली कलाकार हैं तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बुंदेली में गुनगुनाइए। जी, अभी 2 दिन पहले ही कार्तिक मास समाप्त हुआ है जी, तो कार्तिक का गीत जो बहुत प्रचलित है सुना रही हूँ। ऐसी तो बजइयो जैसी बादना बजाई थी, ऐसी तो बजइयो जैसी बादना बजाई थी, ऐसी तो बजइयो काहे की मुरलिया वो काहे से गसाई थी, काहे की मुरलिया वो काहे से गसाई थी, कोना के लालन तान से बजाई थी, हाँ तान से बजाई थी, ऐसी तो बजइयो बांस की मुरलिया वो रेशम से गसाई थी, बांस की मुरलिया वो रेशम से गसाई थी, नंदजू के लालन तान से बजाई थी, हाँ तान से बजाई थी, ऐसी तो बजइयो। गोपियां कृष्ण जी से कहती हैं कि ऐसी मुरली बजाना जैसी उस दिन बजाई थी। जी जी। कभी की स्मृति का वो याद करके कहती हैं। तो कार्तिक के गीतों में अधिकतर कृष्ण का, गोपियों का प्रसंग रहता ही है। जी जी। मैडम ये भी बताइए कि आप, चूंकि आपका लेखन में भी रुझान रहा है, तो आप तक आपकी रचनाएं कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई, कब से लिख रही हैं? और आप? हम तो सन 1959 से लिखते आ रहे हैं और जब भी कोई पत्रिका वगैरह में विद्यालय की और फिर वहाँ हमारे महाविद्यालय की पत्रिका थी
उसमें लेख छपते थे, पत्र और कविताएं छपती थी। इसके अलावा सप्तवर्ण, दैनिक जागरण, भास्कर, एक पहले पेपर आता था अंजाम, इन तमाम। छतरपुर से एक मैगजीन निकलती है, उसमें भी आपकी रचनाएं हमने पढ़ी हैं। जी हाँ, बुंदेली बसंत छतरपुर से निकलती है जी। और एक यहाँ दमोह से निकलती है बुंदेली उत्सव। जी नहीं, हम भूल गए, बुंदेली दर्शन। बुंदेली दर्शन वहां से निकलती है दमोह से। जी। उसमें भी बुंदेली में और हिंदी में हमारे आर्टिकल निकलते हैं, कभी संस्मरण के रूप में, कभी लेख भी, इस तरह के। और ये पिताजी की प्रेरणा रही है साहित्य में। और यहाँ ससुराल में भी हमें इतना अच्छा वातावरण मिला कि हमारे घर में किसी ने हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई और हम स्वेच्छा से स्वांतः सुखाए ही लिखते हैं। अभी किसी कुछ कारणों परिस्थितियों कोई पुस्तक तो प्रकाशित नहीं हो पाई है और बुंदेली में गद्य पद्य रचनाएं हिंदी में और बुंदेली में करती हैं। जब आप मुझे ये भी जानकारी है कि आप मंच पे भी जाती नहीं है, मंच पे भी आपने कुछ कविता पाठ किया है? जी हाँ, मंचीय कार्यक्रम अभी भी देते हैं यहाँ पर। और विवाह के पहले मंचीय कार्यक्रम हमने लोकगीतों के भी दिए हैं जी। लेकिन उसके बाद इतना संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुछ घर की परेशानियां, घर की भी परिस्थितियां थी और नौकरी का भी बंधन था, तो इतना नहीं जा पाए। तो एक आध लोकगीत हमारे दर्शकों को जो बहुत आपको हमेशा गाने के लिए बाध्य किया गया हो, वो सुनाइए। एक हास्य गीत प्रस्तुत कर रही हूँ कि उसमें ननद और भाभी पन्ना के बाजार में जाती हैं और ननद जो है वो भाभी का चंपा कली का हार पहन के जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो हार खो जाता है। तो भाभी को बड़ा क्रोध है या दुख है, पर ये नहीं समझ में आता है कि दुख उन्हें ननद भी खो जाती हैं, तो ननद के खोने का दुख है या हार खोने का दुख है। ये एक हास्य गीत में प्रस्तुत है जी। उसके बोल हैं, बर जइयो रे पन्ना तेरो बाजार, जामे ननद हेराए गई बटुआसी। अच्छा अच्छा। बटुआसी माने सुंदरता का प्रतीक। अच्छा अच्छा। बर जइयो रे पन्ना तेरो बाजार, बर जइयो रे पन्ना तेरो बाजार, जामे ननद हेराए गई बटुआसी, राजा ननद हेराए गई बटुआसी। ननदी गई रसिया, ननदी गई रसिया, ननदी गई रसिया, ननदी गई रसिया। ननदी गई रसिया, मेरो चंपा कली को हार रे, 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 जामे ननद हेराए गई बटुआसी, राजा ननद हेराए गई बटुआसी। बर जइयो रे पन्ना तेरो बाजार, बर जइयो रे पन्ना तेरो बाजार, जामे ननद हेराए गई बटुआसी, राजा ननद हेराए गई बटुआसी। घर में कैसे जाऊं बारे रसिया, घर में कैसे जाऊं बारे रसिया, मैं जाऊं बारे रसिया, मैं जाऊं बारे रसिया। घर में कैसे
जाऊं बारे रसिया मोरी सास मचावे रार रे 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 जामे ननद हिराए गई बटुआ सी राजा ननद हिराए गई बटुआ सी बर जइयो रे पन्ना तेरो बाजार जामे ननद हिराए गई बटुआ सी राजा ननद हिराए गई बटुआ सी। बहुत शानदार। रजता जी, बुंदेली भाषा बड़ी मीठी और बड़ी सुमधुर कर्णप्रिय होती है। क्या आज के गायन ने, आज के कान फोड़ू संगीत ने, क्या बुंदेली लोक संगीत पे असर डाला है? जी देखिए, आजकल का जो युग है ये फिल्मी गानों से ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम लोग विलुप्त न होने दें, क्योंकि हमारे इसमें जो अधिकतर हमने परंपरागत गीत ही गाए हैं, लोक शैलीबद्ध गीत भी कुछ गाते हैं। तो हमारे यहाँ हर अवसर के गीत विद्यमान हैं बुंदेली लोकगीतों में। वैसे तो सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गीत मिलते हैं जी। तो आज की नई पीढ़ी जो अधिक फिल्मी गीतों की ओर अग्रसर हो रही है, ठीक है, फिल्मी गीत भी को भी हम इतना बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि कला तो वह भी है जी। लेकिन देखिए, हमने जो अपने पूर्वजों को खो दिया है जी। लेकिन उनकी जो धरोहर है लोकगीतों के रूप में, ये हम अभी भी सहेज के रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भले ही फिल्मी गीत गाए लेकिन वो इन गीतों से जरूर जुड़ी रहे, ये हमारा कहना है। मेरा एक सवाल और भी है। मेरा सवाल ये है कि आप ये जो आपकी संगीत यात्रा थी रोचक तो रही ही है, कहीं कहीं आपको अवरोध भी, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा। एक आध मुश्किल आप हमारे दर्शकों से शेयर करें, क्योंकि आपकी बड़ी लंबी संगीत यात्रा है। देखिए, ये जब संगीत यात्रा, पहले तो कभी आकाशवाणी का जाने का हम लोगों ने विचार किया ही नहीं था, तो एक ये कहाँ से शुरू हुई। वैसे तो शास्त्रीय संगीत तो बचपन से सीखा ही था, लेकिन आकाशवाणी पर आने का पूरा श्रेय डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, जो हिंदी के प्रख्यात लेखक रहे हैं और बहुत जाने माने मूर्धन्य विद्वान रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो उनको श्रेय जाता है। बाकी तो हमारे गुरुजी ने हमारे साथ बहुत परिश्रम किया और हमारे माता पिता और हमारे भाई, पूरे परिवार को ही, भाई बहन माता पिता सभी को श्रेय जाता है। तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की प्रेरणा से उन्होंने एक बार हमारा स्वर सुना था। हम लोगों ने उद्धव गोपी संवाद के रूप में एक नृत्य नाटिका हमारे गुरुजी ने, श्री नारायण लाल भट्ट जी हमारे संगीत गुरु थे, उन्होंने वार्षिक उत्सव में नृत्य नाटिका कराई थी। उसमें गोपियों की ओर से जो पार्श्व गायन था वो हमने किया था और उद्धव और कृष्ण का पार्श्व गायन हमारे गुरुजी श्री नारायण भट्ट जी ने किया था। एक दशावतार वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, जयदेव कृत, संस्कृत में जो दशावतार वंदना है, जय जगदीश हरे, तो वो हम लोगों ने गाई थी। तो जब डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने वो स्वर सुना तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा था कि आपने आकाशवाणी पर नहीं भेजा बेटी को अभी तक, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। फिर उन्होंने हमारे गुरुजी से भी चर्चा की, तो गुरुजी ने हम 10 लड़कियों की एक टोली तैयार की और हम लोगों का ऑडिशन हुआ आकाशवाणी से और हम लोग अप्रूव्ड हुए। उस समय पहली बार आप भोपाल से जुड़ी? जी, पहली बार। और उस समय वहाँ जब हम लोगों की पहली रिकॉर्डिंग हुई तो उसमें हम लोगों ने सुअटा मामूलिया, जो बहुत प्रसिद्ध गीत हैं जी, तो ये जब हम लोगों ने गाए तो डॉक्टर समर बहादुर सिंह उन दिनों वहाँ के केंद्र निदेशक थे भोपाल के जी। तो वैसे रिकॉर्डिंग में कभी भी कोई निदेशक बैठते नहीं है, लेकिन उस समय वो आए और उन्होंने हम लोगों की रिकॉर्डिंग खुद देखी और पिताजी से बोले
कि इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जो दतिया की जो पार्टी आई है, हम लोगों की पार्टी थी ब्रजलता गोस्वामी और सहेलियां, और एक दतिया की पार्टी थी श्री सीताराम तिवारी और साथी जी तो हम दोनों की पार्टियां उसी दिन अप्रूव हुई थी और रिकॉर्डिंग भी थी। जी तो उन दोनों की ये गीतों को जब उन्होंने सुना तो काफी उन्होंने प्रशंसा की। जी अब वो अपने मुंह में मिट्टू बनना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, जी। लेकिन काफी अच्छे उन्होंने जी। मतलब प्रशंसा बहुत की, बहुत प्रभावित हुई। आपका संगीत की यात्रा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, एक छोटे से इंटरव्यू समय पाना बड़ा कठिन है। आपको इस संगीत के संदर्भ में कहाँ कहाँ किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया? देखिए, संगीत का तो यहाँ पर लोक संगीत के तो तमाम जो कार्यक्रम होते थे, तो अलग से तो कोई ऐसा विशेष तो नहीं, बस पुरस्कार उन दिनों बहुत ही पुरस्कार तो देखिए छोटा और बड़ा तो कुछ होता जी नहीं है, हाँ, पुरस्कार तो पुरस्कार होता है। कोई नाम तो नहीं था, बस पुरस्कार ही मिलते थे जब विद्यालय में पढ़ते थे तब से लेके जी और काफी समय तक है। और अभी 2004 या 2002 में श्री ब्रजमोहन मिश्रा जी ने यहाँ पर वरिष्ठ संगीतज्ञ सम्मेलन रखा था, सम्मान समारोह, जी। वरिष्ठ संगीतज्ञ सम्मान समारोह। जी जी उनका जो मोंटेसरी स्कूल सदर बाजार में है, जी तो वहाँ पर उन्होंने झांसी के बहुत से संगीतज्ञों को बुलाया था, सम्मानित किया था। जी उसमें आप हमें भी भी अवसर मिला था। जी जी। ब्रजलता जी, आपकी आगामी जो प्लानिंग है, क्योंकि अब तो आप सीनियर सिटीजन हैं, तो और अब क्या नया करना चाहती हैं इस स्टेज पर? देखिए, सोचा तो बहुत कुछ था और वैसे आजीवन ही संगीत और साहित्य को समर्पित हूँ, लेकिन अब अभी 5 वर्ष पहले मेरी बेटी रागिनी का निधन हुआ, जी तब से थोड़ा मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी थोड़ी दुर्बलता आ गई है। और वैसे फिर से वही उत्साह सहेजने का प्रयास कर रही हूँ और आजीवन संगीत और साहित्य को समर्पित हूँ, विशेष रूप से लोक संगीत। ब्रजलता जी, आपके संगीत में और क्या क्या ऐसी शौक हैं जो लोगों को पता ही नहीं और आप उनको अंदर सहेज के रखे हुए हैं? नहीं, संगीत का तो यह है कि लोकगीतों का तो लोगों को पता ही है, और बाकी तो संगीत में थोड़ा वायलिन बजाती हूँ, जी तबला में भी किया है, प्रभाकर वायलिन में किया है, लेकिन उतना अभ्यास नहीं है। और स्वतः सुखाए जब भी समय मिलता है तो घर में लेके बैठती हूँ। ब्रजलता जी, आपके जीवन में, आपकी संगीत यात्रा में कुछ तो ऐसे पहलू रहे होंगे जो बहुत दिलचस्प रहे होंगे, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, कुछ पहलू जरूर हैं ऐसे कि जिन्हें कभी हम अकेले में भी बैठकर सोचते हैं तो आज भी हंसी आ ही जाती है। कि कक्षा 5 में मैं पढ़ती थी, सन 59 की बात है, तो हम ग्वालियर में लश्कर में नई सड़क के चौराहे पर एक संगीत विद्यालय था, चतुर संगीत महाविद्यालय। जी श्री भातखंडे जी का उपनाम चतुर भी है, जी। तो उन्हीं के नाम पर ये विद्यालय का नाम था चतुर संगीत महाविद्यालय। तो वहाँ हम संगीत सीखने रोज जाते थे। तो एक थ्योरी की कॉपी और एक प्रैक्टिकल की कॉपी बनाई थी और अपनी जो टीचर थी उनसे वो कॉपी भी चेक हो गई थी। उसके बाद रोज विद्यालय प्रैक्टिकल की कॉपी लेके जाते थे और राग खोलकर कॉपी में राग खोलकर के रोज गाते थे, प्रैक्टिस करते थे। जी जी। तो सभी राग याद थे अच्छी तरह से और ईश्वर कृपा से अच्छे प्रतिभाशाली छात्राओं में नाम भी था। जी। तो एक दिन हमारी जो गुरु थी वो कहने लगी कि आप लोग ये रोज कॉपी खोलती हो, ये कॉपी बंद करके रखो। कुछ लड़कियां थी वो थोड़ा सा कमजोर थी संगीत में, तो उनसे वो कहने लगी कि तुम लोग याद करो, सब लोग याद करके आओ और बिना देख के यहाँ पे गाया करो। तो सब लोग बिना देख के ही गाते थे, लेकिन जिनको याद नहीं था वो कॉपी खोल लेती थी, तो उनकी नकल में हम लोग भी कॉपी खोल के ही बैठ जाते थे, जबकि याद पूरा था। तो 1-2 बार हमारी टीचर ने हम लोगों को डांटा कि भाई ये दिमाग में लिखने की चीज होती है, कॉपी में लिखने से कुछ नहीं होता, इसलिए ये दिमाग में याद रखो। तो अब 1-2 बार हमें याद होते हुए भी जब डांट पड़ी
तो हमारे मन में आया कि अब हम ये कॉपी ही नहीं ले जाएं। तो हम कॉपी ले जाना हमने बंद किया। हमारे भाई बात बात में, बड़े भाई मजाक में कहते थे घर में, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी किसी भी बात के ऊपर। तो हमने कहा चलो ये अच्छा है। तो हमने क्या किया कि कॉपी तो हमने ले जाना बंद कर दिया। बिना देखे हम प्रतिदिन जाके एक राग गाते थे सबके साथ में भी, और अकेले भी जब वो सुनती थी तो सुना देते थे। और उसके बाद घर में आके हम आराम से उस राग का एक पन्ना फाड़ के डस्टबिन में ही डाल देती थी जी। तो धीरे धीरे कुछ दिनों में ये हुआ कि सारे राग 10 राग कोर्स में थे, 10 राग सुना दिए और 10 राग के पन्ने फट के डस्टबिन के हवाले हो गए। अब क्या हुआ कि हमारी जो टीचर थी तो वो बोली कि 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद मतलब एग्जामिनर को आना है, प्रैक्टिकल होना है जी। तो हम लोग निश्चिंत थे कि ठीक है, कोई डर की बात ही नहीं जब पूरा कुछ याद है तो। लेकिन जब उन्होंने धीरे से ये कह दिया कि आप लोग अपनी कॉपियों पे कवर चढ़ा के लाना, वो कॉपियां देखेंगे जी हाँ। तो जैसे उन्होंने कहा कि कॉपी पर कवर चढ़ा के लाना, तो तब हम जो है एकदम से हमारी तो धरती ही पैरों से खिसक गई। और हमने कहा कि कॉपी देखेंगी। तो बोली नहीं तो तुम ऐसे क्यों घबरा गई हो, हमारा एकदम मुंह उतर गया। तो हमने कहा कि कॉपी तो मैम नहीं है हमारे पास में। तो कहने लगी कि कॉपी नहीं है, तुमने तो कॉपी बनाई है जजवाई, सबसे पहले तुम्हारी कॉपी जांची थी हमने। तो अब 1-2 दिन तो हमने थोड़ा बहाना बनाया कि मिल नहीं रही करके। फिर हमने वहाँ टीचर से तो कहने का साहस नहीं हुआ, घर के लोगों को बताया कि हमने तो अपनी कॉपी फाड़ दी। तो इतनी डांट पड़ी हमारे ऊपर। फिर हमने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की तो बहन ने भी डांटा। फिर सबसे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि कक्षा 5 में थी, इतनी शक्ति तो नहीं थी कि बहुत जल्दी लिख पाती, रात दिन भी लिखते थे तो भी इतनी नहीं लिख पाती थी। तो कुछ अपनी बहन से लिखवाया उस कॉपी में, कुछ हमने लिखा। आज भी वो कॉपी हमारे पास नमूना की रखी हुई है। और कभी कभी जब हम उसको देखते हैं तो हमें हंसी आती है। 2 राइटिंग होल्डर दवात थी उन दिनों, तो होल्डर दवात से भी लिखना शुरू किया था। कहीं पे एक बहन की राइटिंग है पेन से, क्योंकि बहन हमसे 2 क्लास आगे थी, तो उनकी पेन से है, हमारे में होल्डर दवात से है। तो यही एक रोचक किस्सा है जो हंसी भी आती है अपनी मूर्खता पर। लेकिन मूर्खता समझिए या अबोधपन समझिए, जो भी है। दादा जी, आपके जीवन में लेखकीय मुद्दों पे भी बहुत सारे संस्मरण रहे होंगे। कोई एक संस्मरण आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। लेखकीय मुद्दों पर तो ऐसा कुछ नहीं है, पर कभी कभी कोई संस्मरण ही है जो लिख जाते हैं, जो आम जीवन में घटित होती हैं घटनाएं। कभी वो कटु संस्मरण भी हो जाते हैं, कभी वो मधुर संस्मरण भी हो जाते हैं। आपका एक संस्मरण आपने अभी चर्चा की थी, सादा जीवन उच्च विचार, उस पे आपको कुछ घटना याद आती है? जी, हम कक्षा 5 में थे तो ग्वालियर में बाल दिवस 14 नवंबर को एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, नेहरू जी से संबंधित कविता पाठ। तो अपने विद्यालय में हमने भाग लिया और प्रथम आए। तो हर विद्यालय के जो प्रथम बच्चे आए थे उनको 14 नवंबर के दिन ग्वालियर में जो केंद्रीय पुस्तकालय है बाड़े के पास, वहाँ के प्रांगण में अपनी कविता प्रस्तुत करनी थी और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था। काफी उपस्थिति थी, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। तो वहां जाने के लिए हमने एक बहुत ही सादा सा कुर्ता पहना। अच्छा, उन दिनों हमारी बहन हमसे वैसे तो 3 साल बड़ी हैं, तो वो उन दिनों सिलाई सीखती थी जी। तो हमें अपनी बहन से भी बहुत लगाव था। तो जो कुछ भी वो सिल के आती थी, नई फ्रॉक वगैरह, तो हम रोज संगीत विद्यालय में तरह तरह की फ्रॉक पहन के जाते थे। कपड़ा बहुत सस्ता होता था, क्योंकि सीखने के लिए कोई भी महंगे कपड़े पे तो सीखेगा नहीं। तो उस दिन भी हम एक सस्ता सा कुर्ता, लेकिन सबसे नया था वो, हमने उसी को पहन लिया। तो उन्होंने कहा कि ये कुर्ता नहीं पहनो, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास तो और अच्छे कपड़े हैं, वो पहनो। हमने कहा नहीं, हम यही पहनेंगे। तो बोली कि तो इसकी तो अभी हमने सलवार ही नहीं बनाई है। तो हम कहा नहीं, हम अंडरवियर और कुर्ता ही पहन के जाएंगे। और हमने बहुत जिद मचाई। तो उन लोगों ने, बहन ने, माँ ने समझाया, हम नहीं माने और बहन डांटने लगी तो हम रोने लगे। तो पिताजी ने जब हमारा रोना सुना तो उन्होंने बुलाया कि रजता क्यों रो रही है, आओ इधर आओ इधर आओ। तो हम गए। तो हमने कहा कि हम जो कुर्ता पहन रहे वो दीदी नहीं पहनने जाने दे रहे। तो पिताजी ने को पूरी बात मालूम नहीं थी और उन्होंने बहन को डांटा। वहीं से आवाज लगाई कि भाई देखो, पहनना ओढ़ना अपने मन का होता है और सादा जीवन रहना चाहिए हमसे, और गुणों पे ध्यान दो तुम लोग, पहनावा पे ज्यादा ध्यान मत दो।
सबका जो है पहनावा सादा होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए, उच्च विचार होना चाहिए, गुण अच्छे होना चाहिए, गुण की ही इज्जत होती है, गुण का ही सम्मान मिलता है। तो बहन ने कोशिश की कि उसके साथ अभी सलवार नहीं है, पर पिताजी ने उसकी, हमारी बहन की भी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने कहा ठीक है उसे जो पहन के जाना हो जाने दो। और हम वही कुर्ता पहन के गए वहां पर पुरस्कार लेने के लिए गए हम। तो वहां पर हमने रंग जी की एक बलवीर सिंह रंग जो एटा के थे उनकी कविता थी, बाल दिवस पर हमने प्रस्तुत की थी। बहुत छोटी सी कविता है, कहिए तो सुनाएं। हाँ, सुनाइए। तो चाचा नेहरू का चित्र देखकर बालक माँ से प्रश्न करता है और माँ उसका उत्तर देती है। तो पहले है बालक का प्रश्न माँ से। सिर पर गांधी कैप, बदन में कुर्ता ढीला ढाला, धोती कभी कभी पाजामा, चूड़ीदार निराला, तिलक हॉल की भरी सभा में मैंने इनको देखा, भारी चेहरे पर चिंता की देखी गहरी रेखा, भाषण करते समय कभी जैकेट के बटन टटोलते, भैया के कॉलेज के लड़के इनकी जय क्यों बोलते। तो माँ उत्तर देती हैं, तजकर आनंद भवन बने ये कारागृह के वासी, कमलापति होकर भी जगहित बने तरुण सन्यासी, ये स्वरूप रानी के जीवन धन मोती की माया, ऊपर से कठोर है पर मन माखन जैसा पाया, मोहन का गुरु ज्ञान सुन तोड़ चुके भ्रम जाल हैं, अविचल अर्जुन की तरह सुभट जवाहर लाल हैं। तो ये बलवीर सिंह रंग जी की कविता हमने वहां पर प्रस्तुत की थी और इसको प्रथम पुरस्कार मिला था। तो पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया था और प्रथम पुरस्कार हमें वहां पर मिला। और पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को वहां पर कुर्सी पर बैठाया गया था और जो उनके अभिभावक थे वे सभी दर्शक थे, अभिभावक भी थे। तो वो सभी दर्शक और श्रोता, अभिभावक सभी नीचे बैठे हुए थे फर्श पर। तो उस समय हमें बड़ा अहम भाव हमारे मन में जागृत हुआ और हमारे मन में बार बार रह रहकर पिताजी के शब्द याद आ रहे थे कि देखो, हम अपने पिताजी से दादा बोलते थे कि दादा ने घर में सही कहा था कि इज्जत जो है गुणों से होती है और कपड़ों से नहीं होती। और देखो आज हमारी भाभी, बहन, माँ कितने अच्छे प्रेस करे, कलफ करे कपड़े पहन के आई हैं सुंदर सी, और ये सब नीचे बैठी हैं और हम बार बार अपनी कनखियों से देखते और अपनी बहन को ऐसे अंगूठा दिखा के धीरे धीरे चढ़ा देते थे। और मतलब हमें बहुत ही उस दिन अभिमान मन में आया, अहंकार आया कि अरे हम बहुत गुणवान हैं। ये छोटी सी बात है उस उम्र की, जबकि अभिमान से हम काफी दूर रहते हैं शुरू से ही। अमृता जी, हमारा जो पंजाबा बीट चैनल है ये एक शिक्षाप्रद संदेश देने वाला चैनल है। आप अपने माध्यम से आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे संक्षिप्त में? आज की पीढ़ी एक तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो अपनी ललित कलाएं हैं इनसे अवश्य जुड़ें, क्योंकि जो भी व्यक्ति इन ललित कलाओं से जुड़ा होता है उसे कभी ये नहीं जीवन में कहना पड़ता कि हम बोर हो रहे हैं, जैसा कि अधिकतर बच्चों को होता है हम क्या करें, बोर हो रहे हैं। तो ये बोर की स्थिति कभी नहीं आती। दूसरा, कभी ऐसा बच्चा कभी भी आउट ऑफ लाइन नहीं हो सकता, संस्कार भी अच्छे बने रहते हैं। और ऊपर से हम आज की पीढ़ी से ये कहना चाहेंगे कि हमारे माता पिता जिन्होंने बहुत ही गुणों से, बहुत ही परिश्रम करके हम लोगों को बड़े अभावों में रहकर भी पाला पोसा है, आज हम उन्हें उचित सम्मान दें, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं उनके ही बल पर हैं। इसलिए हमारे बच्चे जो आज भले ही कंप्यूटर में, तकनीकी ज्ञान में माता पिता से आगे निकल रहे हैं, लेकिन उनके मन में कभी ये भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जन्मदाता हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इसको ध्यान में रखते हुए बड़ों का सम्मान अवश्य करें। क्योंकि हमारे सभी शास्त्रों में, वेदों में, सभी में लिखा हुआ है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील है, नित्य बड़ों का सम्मान करता है, उसके ये 4 गुण अपने आप ही बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो ये थी ब्रजलता मिश्र जी,
जो अपनी संगीत यात्रा के चटपटे संस्मरण सहित बहुत सारी बातों को इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता, बसंत। मधुर ऋतु की मंद मंद चल रही पवन, ये इसके बोल हैं जी। ये प्रस्तुत कर रही है। मधुर ऋतु की मंद मंद चल रही पवन, आवाहन करती है भोर की किरण। मधुर ऋतु की मंद मंद चल रही पवन, आवाहन करती है भोर की किरण। बगिया में महक रहे अनगिनते फूल, कोमलता क्या जाने निर्मोही शूल। बगिया में महक रहे अनगिनते फूल, कोमलता क्या जाने निर्मोही शूल। मधु पी करके करते भौरे गुंजन, आवाहन करती है भोर की किरण। मधु पी करके करते भौरे गुंजन, आवाहन करती है भोर की किरण। कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, ऋतु बसंत को देत संदेशवा। कोयलिया बोले अमुआ की डार पर, नई कलियन पर गूंजत भंवरा। नई कलियन पर गूंजत भंवरा, इनके संग करत रंग रलियां, यही बसंत को देत संदेशवा। कोयलिया बोले अमुआ की डार पर। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।